हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो अब तक पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया। वैसे वो पहला चैप्टर नहीं था, लेसन नंबर 4 था। तो हमने पढ़ा था उसमें यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों में हमने पुर्तगीज़ के बारे में और डच के बारे में, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के बारे में, फिर उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में, फिर उसके बाद डेनिस, ये सभी के बारे में हमने सिलसिलेवार पढ़ा। और इन लोगों ने क्या क्या यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया, क्या क्या इन लोगों की कामयाबी थी और क्या क्या इन लोगों ने फिर गुल खिलाए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और उसको सारांश में भी हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिव जल्दी जल्दी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और फिर हमारा दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के बारे में कि अब इंग्लैंड ने किस तरीके से अपना सुपरमेसी भारत के अंदर जो है वर्चस्वता कायम करना शुरू किया। तो इस दौरान में ये हम देख रहे थे कि मुग़ल कहाँ पर था, मुग़ल किस स्थिति में था। तो हमने देखा कि मुग़ल 1707 तक मुग़ल एक बहुत बड़ी पावर थी, यानी कि पूरे भारत के ऊपर एक छत्र जो है मुग़ल सम्राट का कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन 1707 में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगज़ेब ही लास्ट मुग़ल ऐसे प्रशासक में से था कि जो काफ़ी काबिल था, उसके अंदर शासन करने की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी कह लें कि एक प्रशासन के सारे गुण उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जितने भी सब शासक हुए मुग़ल शासक, सारे के सारे निकम्मे निठल्ले साबित हुए। तो फिर इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ जब कमज़ोर प्रशासन होगा तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक शक्तियां जो है वो सर उठानी शुरू कर देगी और आंतरिक तौर पर भी और फिर बाहरी शक्तियां भी जो है प्रभावित करना शुरू कर देगी। तो ऐसा ही हुआ। फिर हमने देखा नादिर शाह जैसा व्यक्ति भारत में आकर के जो है काफ़ी लूट खसोट मचाया और बुरी तरीके से यहाँ के संसाधनों को जो है 70 करोड़ उस वक्त में जो है एक बार में लूट करके लेके गया। कोहिनूर हीरा लेकर के गया। और फिर इसी के साथ साथ नादिर शाह के जो है बाद एक अब्दाली अहमद शाह अब्दाली, तो इसने भी जो है लगातार जो है मोहम्मद शाह को लूटता रहा। और फिर इस तरीके से मुग़ल की जो भी कमजोरियाँ थी वो कमजोरियाँ जो है जग जाहिर होना शुरू हो गई। तो इसी के साथ फिर क्या हुआ कि क्षेत्रीय शक्तियाँ मुग़ल से टूटना शुरू हो गया। जैसे कि हमने देखा हैदराबाद जो है टूट करके हैदराबाद राज्य का गठन किया। बंगाल से टूट करके मुर्शिद कुली खां जो है एक बंगाल राज्य का गठन करता है। इसी तरीके से अवध नाम का जो है एक राज्य गठन हो जाता है। मैसूर पहले से ही जो है अपनी शक्ति के लिए संघर्ष कर ही रहा था। राजपूत भी अपनी शक्ति के लिए संघर्ष कर ही रहा था। पंजाब भी संघर्ष कर रहा था, जाट भी संघर्ष कर रहा था। तो इस तरह से जो है राज्य में जो है टूटना शुरू हो जाता है। और मुग़ल जो है, जो कि एक केंद्रीय शक्ति हुआ करती थी, वो फिर केंद्रीय शक्ति को छोड़ करके फिर जो है अपनी रीजनल शक्ति के रूप में जो है फिर सिमट करके रह गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र राज्य में अभी हमने इससे पहले बंगाल के बारे में डिस्कशन किया था कि मुर्शिद कुली खां ने जो बंगाल का गठन किया और फिर उसके बाद बंगाल का भविष्य क्या रहा। तो बंगाल के बारे में हमने देखा कि इसके जो मुर्शिद कुली खां इसके जो है 1717 में बंगाल राज्य का गठन किया। तो मुर्शिद कुली खां के बाद जो है इनके दामाद शुजाउद्दीन 1727 में बंगाल का नवाब बना। अब फिर 1727 में शुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां बना 1739 में। और फिर 1739 में अलीवर्दी खां के बाद 1756 में दादा अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। देख सकते हो, मुर्शिद कुली खां मुग़ल बंगाल का गठन करने वाला था। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है शुजाउद्दीन 1727 में, जो कि मुर्शिद कुली खां का दामाद था। फिर मुर्शिद कुली खां के बाद जो अलीवर्दी खां के पोता, ठीक है, अलीवर्दी खां के पोता जो थे शुजाउद्दीन सिराजुद्दौला, तो ये जो है 1756 में बंगाल का नवाब बना। अब इस सिराजुद्दौला के दरमियान में जो है फिर अंग्रेज़ों से टकराहट हो गई। 1757 प्लासी की लड़ाई के नाम से जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई के बीच में जो है ये फिर नवाब जो है आ गया। अंग्रेज़ों के साथ दो हाथ करने के चक्कर में इनकी सारी शक्ति जो है फिर मीर कासिम के धोखा देने की वजह से इनकी शक्ति पूरी तरीके से जो है जाती रही। और फिर अंग्रेज़ों ने बंगाल से अपना जो है शक्ति का प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये तो हमने बंगाल के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे बंगाल के बाद हम बात करेंगे अवध के बारे में। देखिए, अब अवध तो सादत खां
बुरहानुल मुल्क, ठीक है, 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त होता है और धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो देखिए ये जितने भी राज्य मुग़ल से स्वतंत्र हो रहे थे, ये सारे राज्य जो है एक नाम मात्र का सेंटर के तरफ से, यानी कि मुग़ल से जो है वो अपने एलानिया कभी ये नहीं कहते थे कि वो मुग़ल के बाहर है, लेकिन वो जिस तरीके से शासन किया करते थे स्वतंत्र राज्य के तरह ही शासन किया करते थे, ठीक है। लेकिन ठीक है, खुले तौर पर नहीं कहते थे कि वो मुग़ल से बाहर है, यानी कि मुग़ल को जो है अपना सेंटर नहीं मानता, लेकिन ऐसा नहीं कहता था। लेकिन जो व्यवहार था बिल्कुल स्वतंत्र शासक के ही तरह था इन लोगों का, ठीक है। तो ये बात देखिएगा। तो मुख्य समस्या तो क्या रही, अवध में मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी कर थी, तो जिन्होंने न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया था, अपितु अपने किलों और सेना की स्वायत्ता मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो अवध में दिक्कत हो गई। अवध में बुरहानुल मुल्क 1722 में जब इस राज्य का गठन किया, तो यहाँ के जमींदार जो है एक मुखिया और यहाँ के जो ये लोग जो है स्वतंत्र की तरह के भू राजस्व देने से मना कर दिया और अपने आप को जो है एक स्वतंत्र और कह ले कि जो है बुरहानुल मुल्क के जो है नवाब, इस नवाब के जो है के दायरे से जो है अपने को बाहर समझना शुरू कर दिया। तो सादत खान ने उन्हें दबा दिया और नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू कर दिया, और जिससे किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। तो सादत खान एक अच्छा नवाब। देखिए जितने भी नवाब, चाहे वो राजा हो कोई भी हो, जो भी मुग़ल से अलग हो रहा है, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रशासन जो है लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो बुरहानुल मुल्क भी एक बहुत ही अपने राज्य के लिए जो है ख़ास तौर से किसानों के लिए अच्छा काम किया, जमींदारों का जो शोषण था उससे छुटकारा दिलाया और जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या होता है, जागीरदारी आप जानते हो, जागीर होता है और उस पर जो है एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और जो भी व्यक्ति उसके ज़मीन पर, उस जागीर पर काम करता है, तो जागीरदार उसका शोषण करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो इसमें सुधार किया अवध बुरहानुल मुल्क, अवध के शासक ने, अवध के नवाब ने। तो जिन्हें प्रशासन और सेना में भी अच्छा ऊँचा प्रदान किया, और एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिससे सिख, ज़्यादा अफगान और हिंदू वर्ग शामिल थे। तो इसमें सारे लोग जो है चीज़ें शामिल थी। तो अवध की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब स्वतंत्र राज्य की बात करें तो राजपूत राज्य पूरी तरीके से जो है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। तो राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में पीछे नहीं रहा। तो कोई भी राजपूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए मराठाओं या ब्रिटिश शक्ति से भिड़ सके। देखो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य रहा हमारे देश की। इतने बड़े बड़े महान शासक हमारे देश में थे उस वक्त भी, अंग्रेज जब यहाँ पर था, लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ठीक है। आपस में इन लोगों की इतनी लड़ाई होती थी कि जिस वजह से जो है अंग्रेज़ों को काफ़ी बड़ा बड़ा अवसर प्रदान हो जाता था, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि ये अगर मुग़ल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर रहा हमारे देश में था तो वो मराठा था। लेकिन मराठा के बीच में भी, जो सरदारों के बीच में जो लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ये लड़ाइयाँ मराठा को लेके डूब गया, ठीक है। तो दिल्ली के साथ संबंध को थोड़ा सा ढीला छोड़ना और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करना उसकी पद्धति थी। तो दिल्ली दरबार में शक्ति के लिए संघर्ष हिस्सा और फिर मुग़ल शासकों से आकर्षक प्रभावशाली पद हासिल किए। तो मुग़ल काल के पश्चात राजपूतों की नीति निरंतर बदलती रही और प्रत्येक राजपूत राज ने जब भी संभव हुआ अपने कमज़ोर पड़ोसी के शासन को हथियाकर निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया। तो यह नीति उन्होंने मुग़ल दरबार से अपनाई थी, और अम्बेर के जयसिंह, जिन्होंने 1699 से लेकर के 1743 तक जयपुर पर शासन किया, एक बेहद सुप्रसिद्ध राजपूत शासक था। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो अब देखिए मैसूर के बारे में बात करेंगे। तो मैसूर 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ और हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा एक झलक पढ़ लीजिए। मैसूर जो है दक्षिण भारत में था और इसका जो नींव रखने वाला था हैदर अली। हैदर अली ने इसको जो है नींव रखा। इनके सुयोग बेटा टीपू सुल्तान ने भी जो है इसको सुदृढ़ किया, और हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक वरिष्ठ अधिकारी था, धीरे धीरे कुशल और कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। तो उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही कुशल प्रशासन था, इसके अंदर काफ़ी काबिलियत थी। तो एक बहुत ही कामयाब इंसान ये था। तो उसने शस्त्रागार स्थापित करने के और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने का और फ्रांसीसी विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तो जल्द ही 1761 में मैसूर की सिंहासन के पीछे का वास्तविक शक्ति मंत्री नंजराज को उखाड़ फेंकने में ये सफल हो गया। तो मैसूर राज्य की सीमाएं तब तक कनारा, मालाबार के समृद्ध तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तारित की जा चुकी थी, और हैदर अली एक सच्चा विस्तारवादी को मद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी थी। 1769 में अंग्रेजों को हराया भी था हैदर अली ने। फिर 1782 में उसकी मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान वो लड़ाई जारी रखा जो उनके पिताजी जो है अंग्रेजों के साथ जारी रखे हुए थे।
फिर हम बात करेंगे केरल। 3 राज्यों से ये बना था, कोचीन, त्रावणकोर, कालीकट। तो एक साथ मिलकर वर्तमान राज्य का निर्माण, केरल राज्य का निर्माण किया था उस वक्त में। तो ये बड़ी संख्या में मुखियाओं और राजाओं के क्षेत्रों को जो है मिलाकर 1763 तक इन राज्यों को शामिल कर लिया गया। लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के अस्थायित्व के लिए विध्वंसक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया था और मालाबार और कालीकट को मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया को छोड़ दिया गया। तो त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात महत्व हासिल किया, जब इसके राजा मर्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, शक्तिशाली और आधुनिक सेना का जो है निर्माण किया। तो डच को केरल से बाहर कर दिया गया और सामंती प्रमुखों को दबा दिया गया। मार्तंड वर्मा की दृष्टि के विस्तार करने की नीति से आगे अपने राज्य का विकास करना और सिंचाई और परिवहन तथा संचार की व्यवस्था करना। उसके उत्तराधिकारी राम वर्मा, जो बेहद सृजनात्मक विद्वान था, ने पश्चिमी ज्ञान को शामिल किया और त्रिवेंद्रम राजधानी ज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया। तो केरल भी एक अच्छा खासा राज्य जो है, एक अच्छे प्रशासक के अंदर ये आ गया। तो ऐसी चीज़ें चलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हमारा है 16वां पार्ट। नहीं, ये 16वां पार्ट नहीं है, ये शायद हमारा है 18वां पार्ट है ये। ठीक है, 18वां हमारा वीडियो है स्पेक्ट्रम का। तो हमारे साथ बने रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जो है ये किताब कंप्लीट करा दें जल्द से जल्द। तो हमारे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।